हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स हम कर रहे हैं तैयारी एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। हम कर रहे हैं फ्रेंड्स टीएस एलियट के सिद्धांत, जो हमने कल किया था परंपरा की अवधारणा। आज हम करेंगे निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। और फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसमें फ्रेंड्स ये है कि पहले जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने एलियट की निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को जो है काव्यगत अभिव्यक्ति का नाम दिया है, और काव्यगत अव्यक्तिवाद का इसको नाम दिया इन्होंने। और जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसको इन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र से रस सिद्धांत के अंतर्गत मिलने वाली जो सृजन प्रक्रिया के सिद्धांत साधारणीकरण से इसको नज़दीक माना है इसके। लेकिन जो ये इसका पर्याय तो हम कह नहीं सकते हैं इसको, निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को साधारणीकरण का, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा चिंतन करके इन्होंने जो भारतीय काव्यशास्त्री हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंतन करके साधारणीकरण का सिद्धांत बनाया था। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जो उसका पर्याय नहीं हो सकता, उसके काफ़ी नज़दीक हो सकता है फ्रेंड्स। तो साधारणीकरण भारतीय दर्शन की लंबी चिंतन परंपरा का प्रतिफल है, जिसकी तुलना में निर्वैयक्तिकता सिद्धांत दृष्टि काफ़ी हल्की पड़ती है। एलियट ने काव्य सृजन में कवि व्यक्तित्व की तात्विक उपस्थिति से अपना विरोध बराबर दर्ज किया है। वे सृजन प्रक्रिया से प्रतिभा अभिव्यक्ति का समर्थन नहीं कर सके। कवि के पास अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विशेष माध्यम होता है, जो केवल माध्यम मात्र ही होता है, व्यक्तित्व नहीं, जिसमें विभिन्न प्रभाव और अनुभव विशिष्ट और अप्रत्याशित रूपों में प्रयुक्त हो जाते हैं। ये संभव नहीं है कि उन प्रभावों और अनुभवों का जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कविता में कोई स्थान ना हो। जो कविता में महत्वपूर्ण हो उनकी भूमिका व्यक्तित्व विशेष में सर्वथा नगण्य हो। इस कथन से पता ही चल जाता है फ्रेंड्स कि एलियट भारतीय काव्यशास्त्र की शब्दावली में कहे तो कार्यत्री और भावयत्री क्षमताओं के संदर्भ में भारतीय शब्द प्रतिभा का प्रयोग अनुचित कहा जाएगा। भावयत्री क्षमताओं में कारण कार्य संबंध नहीं स्वीकार करते। वे इन क्षमताओं के बीच दूरी का संबंध कृति की वस्तुनिष्ठ स्वायत्त सत्ता के लिए अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। एलियट के विचार से कविगत भाव और काव्यगत भाव की प्रकृति में मूलभूत अंतर होता है। कविगत अनुभव भाव की प्रकृति प्रेरक घटना प्रसंगों से निर्धारित होती है, जबकि काव्यगत भावों का चरित्र सृजन प्रक्रिया के दौरान सामान्य भावों के विशिष्ट उपयोग से निर्मित सृजित होता है। कवि के द्वारा रचना में ऐसे भावों की सृष्टि भी संभव है जिनका वास्तविक जीवन में अनुभव ही नहीं किया गया हो। कवि के निजगत भावों अनुभवों की विशिष्टता या असाधारणता कविता में व्यक्त भावों की जटिलता या असाधारणता के लिए एकदम महत्वहीन हो। एलियट ने निर्भ्रांत शब्दों में कहा कि कवि अपने व्यक्तिगत भावों के कारण, उन भावों के कारण जो उसके जीवन में विशिष्ट घटनाओं या स्थिति परिस्थिति से उद्दीपन प्राप्त करते हैं, किसी भी रूप में न असाधारण होता है न दिलचस्प। कवि विशेष के भाव सपाट सरल हो सकते हैं, अनगढ़ हो सकते हैं, उसका काव्य भाव बहुत संश्लिष्ट या जटिल होगा, किंतु यह जटिलता उन लोगों के भावों की सी नहीं होगी जिनके भाव जीवन में बहुत जटिल या असाधारण होते हैं। कवि कर्म का क्षेत्र नए भावों की तलाश का क्षेत्र नहीं है, बल्कि सामान्य भावों का उपयोग करना और उन्हें कविता का रूप देकर ऐसी अनुभूतियों को प्रकट करना है जो वास्तविक भाव में विद्वान ही नहीं है, जिन भावों का उसने कभी अनुभव किया ही नहीं। वे समय पर उसके वैसे ही काम आते हैं जैसे उसके परिचित भाव। एलियट के मत से काव्य में स्थान पाने के लिए भावों का कवि की अनुभव की राह से आना जरूरी नहीं है। एलियट के अनुसार ईमानदार आलोचना, अभी फ्रेंड्स एलियट का जो ये कथन है इसको अच्छे से नोट कर लेना। एलियट ने क्या कहा? ईमानदार आलोचना और संवेदनात्मक परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है बल्कि कविता है। क्या है फ्रेंड्स? बल्कि कविता। ईमानदार आलोचना और संवेदनात्मक परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं है, कविता है। ये किसने कहा है? एलियट ने कहा है। मैंने इसको 2 बार रिपीट इसलिए किया है कि अगर ये लाइन आ जाए तो आप आराम से इसको निकाल लें कि ये टी.एस. एलियट का है कथन। काव्य सृजन प्रक्रिया में निजी और व्यक्तिगत अनुभवों के हस्तक्षेप को अमान्य ठहराने के बाद एलियट जब व्यक्तित्व के पलायन से अपना गंतव्य स्पष्ट करते हैं तो उसका अर्थ होता है व्यक्तित्व तत्व का निषेध और तिरस्कार, अर्थात निर्व्यक्तिकरण। ये विज्ञान की वस्तुपरकता की प्रतिष्ठा करते हैं और रोमांटिक भावबोध की आवेशी विषयपरकता से सीधा इनकार करते हैं।
इस अर्थ में कवि कर्म कलाकार का आत्म बलिदान है। क्या है फ्रेंड्स कवि कर्म? कलाकार का आत्म बलिदान, व्यक्तित्व का सतत समर्पण, अपने निजी व्यक्तित्व को एक बेहतर व्यक्तित्व के लिए मिटाना व्यक्ति से वस्तु होते जाने की प्रक्रिया है। व्यक्ति तत्व को हटाकर वस्तु के प्रति संपूर्ण समर्पण, पूर्ण आत्मदान। एलियट का यह कथन सहसा ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि क्या कहा है एलियट ने। और कविता भावों का उन्मोचन नहीं है, बल्कि ये लाइन जो फ्रेंड पूछी जा चुकी है, ये देखिए, ये वाली लाइन जो पूछी जा चुकी है, इसको अच्छे से कर लो। कविता भावों का उन्मोचन नहीं है, भावों से मुक्ति है। वह व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। निर्व्यक्तिकरण की यह प्रक्रिया कला को विज्ञान की स्थिति के आसपास पहुंचाती दिखाई देती है। अपने मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए एलियट ने एक उत्प्रेरक का बेजोड़ दृष्टांत दिया। क्या उदाहरण दिया फ्रेंड्स? कि जब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से युक्त कक्ष या प्रकोष्ठ में प्लेटिनम के बारीक तार का प्रवेश कराया जाता है तो क्या घटित होता है? ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरस एसिड बना जाते हैं। प्लेटिनम के तार की मौजूदगी में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को मिलाया जाता है तो उनसे सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। यह संयोजन तभी घटित होता है जब प्लेटिनम मौजूद हो। फिर भी इस नवनिर्मित गैस में प्लेटिनम का कोई चिन्ह नहीं बचता और सम प्लेटिनम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निष्क्रिय, तटस्थ और अपरिवर्तित रहता है। कवि का मानस प्लेटिनम का तार है। वह स्वयं व्यक्ति के अनुभव से अंशतः या पूर्णतः परिचालित हो, परंतु कलाकार जितना पूर्ण या सिद्ध होगा उतना ही उसके भीतर के भोक्ता मानव और सृष्टा मानव के बीच का पार्थक्य स्पष्ट होगा। अब इंग्लिश में इन्होंने क्या कहा है? द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। अर्थात इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स? उसके अनुभव, संवेदनों और भावों से काव्य में व्यक्त संवेदन और भाव सर्वथा भिन्न होंगे, क्योंकि वह अनुभव भावों को पूर्णतः आत्मसात करके उन्हें नए रूपों में ढाल देता है। इसके विपरीत कमजोर कवि अपने ही भावों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। इसका नतीजा क्या होता है फ्रेंड्स? उसका काव्य अप्रौढ़ता को प्राप्त हो जाता है। एलियट के अनुसार कलाकृति के आस्वादन से उत्पन्न अनुभूति किसी भी अन्य साधन से उत्पन्न अनुभूति से भिन्न होती है। रचना के लिए तो कवि का होना आवश्यक है, रचना में नहीं। रचना के लिए कवि का होना जरूरी है, लेकिन रचना में नहीं। रिचर्ड्स काव्यानुभूति और अन्य अनुभूतियों में कोई भेद स्वीकार नहीं करते। कौन नहीं करते फ्रेंड्स? रिचर्ड्स काव्य अनुभूति और अन्य अनुभूति में, जबकि एलियट स्वीकार करते हैं। एलियट इनमें अंतर मानते हैं, काव्य अनुभूति में और अनुभूतियों में। फलस्वरूप दोनों के दृष्टिकोण एक दूसरे से एकदम विपरीत है। एलियट मानते हैं कि कवि का मन एक ऐसा पात्र है जिसमें अनंत संवेदन, वाक्यांश, बिंब आदि संचित रहते हैं और वे तब तक उसमें वैसे ही पड़े रहते हैं जब तक सर्जन का क्षण नहीं आता। तो फ्रेंड्स, ऐसे मन के विचारों के बारे में बात की गई है कि मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार ऐसे घूमते रहते हैं, तो तब तक अगर हम उसको सृजनात्मक रूप में नहीं डालते तब तक वो हमारे किसी काम के नहीं होते। द पोएट्स माइंड इज इन द फैक्ट आर receptacle for the seizing and storing up numberless feelings, phrases, images, which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together. सर्जन के क्षण में वे अपना अपना स्वरूप त्याग कर और नए रूपों में संयोजित होकर कला का विग्रह धारण कर लेते हैं। श्रेष्ठतम काव्य के प्रतिनिधि उदाहरणों की यदि हम तुलना करें तो ना जाने संयोजन के कितने प्रकार उनमें पाते हैं, किंतु इसमें महत्व भावों या घटकों की महत्ता या तीव्रता नहीं है, वरन कलात्मक प्रक्रिया की तीव्रता का है, अर्थात उस प्रेशर पर दबाव का है जिसमें विभिन्न भावों या संयोजन या विलयन होता है तथा वे घुल मिलकर एक हो जाते हैं। मूल अर्थ यही है कि रचना में व्यक्तिक भाव पूरी तरह निर्व्यक्तिक रूप को प्राप्त कर अभिव्यक्त होता है। वे कहते भी हैं कि कविता का भाव निर्व्यक्तिक होता है और कवि इस निर्व्यक्तिकता को तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह करणीय कर्म के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देता। एलियट पूरे विश्वास से कहते हैं कि कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही निरर्थक है। कवि को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, वह तो माध्यम मात्र है, केवल माध्यम, पर इस माध्यम से संस्कार और अनुभूतियाँ अद्भुत रूप से संयोजित रहती है।
बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि कवि के लिए जो अनुभूतियाँ और संस्कार महत्वपूर्ण हो, उनका काव्य में कोई महत्वपूर्ण स्थान ना हो, और जो काव्य के लिए महत्वपूर्ण हो वे कवि के जीवन के में नगण्य स्थान रखते हो। जाहिर है कि कवि भाव की विलक्षणता और विशिष्टता उसके निजी अनुभव अथवा निजी जीवन की घटनाओं से उद्दीप्त भावों पर आधारित ही ना हो। इसी विचार से यह तर्क पैदा होता है कि कविता को कविता रूप में ही देखिए। एलियट लंबे समय तक इस धारणा को पर डटे रहे, कविता को कविता के रूप में ही देखना परखना चाहिए। 1920 में उनकी जो बुक थी द सेक्रेड वुड तथा 1956 में आलोचना के सीमांत फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म निबंध तक वे इसी धारणा की पुष्टि होती है। एलियट ने रचना को स्वायत्त और निर्व्यक्तिक रूप में ग्रहण करने की मांग कवि और आलोचक दोनों से की है। रचना के आस्वाद को लेकर एलियट ने कहा कि साहित्य के ईमानदार आलोचक में कलाकृति के द्वारा संप्रेक्षित संवेगों के अतिरिक्त किसी और संवेग की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। उनका मत साफ है कि जैसे कवि पक्ष में सृजन के लिए निर्व्यक्तिकता आवश्यक है, वैसे ही वह आलोचक में आस्वाद और विश्लेषण परख के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, इन दोनों ही सिद्धांत की पीडीएफ में का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कलाकृति पर विचार करते समय आलोचक को हर तरह के दुराग्रह और आग्रह से मुक्त निर्मल मानस का सहृदय होना चाहिए। एलियट की यह धारणा भारतीय काव्यशास्त्र में सहृदय की अवधारणा के बहुत नज़दीक है। जीवन के अंतिम दिनों में एलियट कवि व्यक्तित्व के पूर्ण निषेध वाली धारणा को लेकर डगमगाने लगे और कह उठे कि अपने व्यक्तित्व का अतिक्रमण ना कवि के लिए संभव है ना आलोचक के लिए। द यूज़ ऑफ पोएट्री में एलियट के इस बदलाव को देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है कि जीवन भर रोमांटिक मिजाज का विरोध करते करते वे जीवन के दुर्बल क्षणों में रोमांटिसिज्म और क्लासिज्म से अनजाने ही समझौता करने को तैयार हो गए। अपने प्रसिद्ध निबंध कविता के 3 स्वर 3 वॉइसेज ऑफ पोएट्री में कहने लगे, कविता का प्रथम स्वर वह है जिसमें कवि अपने को संबोधित करता है या फिर ना अपने को ना किसी अन्य को ही संबोधित करता है। दूसरे स्वर में कवि किसी ना किसी पाठक समुदाय को संबोधित करता है और तीसरे स्वर में कवि कोई ऐसी विशिष्ट बात कहता है जिसे स्वयं और व्यक्ति रूप में नहीं कह सकता। एलियट नाटकीय अर्ध नाटकीय अनाटकीय स्वरों की बात कहते हैं और अनाटकीय स्वर में मैं और तुम से मुक्त शुद्ध निर्व्यक्तिकता की स्थिति है जिसमें निजता गल जाती है। एलियट की निर्व्यक्तिकता संबंधी अवधारणा एकदम सरल सीधी रेखा नहीं है, उसमें जटिल वक्र रेखा के कारण द्वंद्वात्मक से अस्तित्व की स्थिति प्रकट और प्रच्छन्न दोनों रूपों में विद्वान है। तो फ्रेंड्स, इसका उदाहरण है कि उनकी मूर्त विधान अवधारणा की व्याख्या में विव्यक्तिक भावों के निर्व्यक्तिकता में रूपांतरण होने की प्रक्रिया निहित है। ये इसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये था निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं क्या समझ में नहीं आया है। और फ्रेंड्स, अब अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।